मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, भाग 2। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज हम इस अंक में मिलके लोकतंत्र या प्रतिनिधि शासन पर विचारों का अध्ययन करेंगे। मिल को आधुनिक युग का ऐसा बड़ा विचारक माना जाता है जिसने लोकतंत्र को सिद्धांत व व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ शासन घोषित किया है। मिल ने लोकतंत्र और विशेषकर प्रतिनिधि शासन के बारे में अपने विचार अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में प्रकट किए हैं। मिल की राय में लोकतंत्र शासन का सर्वोत्तम रूप प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, जिसमें प्रभुत्व शक्ति का सीधा प्रयोग समस्त नागरिकों के द्वारा किया जाता है। किंतु आधुनिक काल में बड़े आकार, जटिल सामाजिक रचना तथा बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता है। अतः मिल लोकतंत्र के एक अन्य रूप प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही सर्वोत्तम शासन का दर्जा देता है। मिल लोकतंत्र अर्थात लोकतंत्र के दो रूप प्रत्यक्ष लोकतंत्र, कोई शासन का सबसे शासन मानता लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र को, किंतु वर्तमान के बड़े राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। अतः मिल प्रतिनिधि लोकतंत्र को ही शासन का सर्वोत्तम रूप मानता है। मिल के लोकतंत्र या प्रतिनिधि शासन संबंधी प्रमुख विचार निम्न हैं। पहला, प्रतिनिधि शासन सर्वश्रेष्ठ शासन है। मिल ने प्रतिनिधि शासन को सर्वश्रेष्ठ शासन माना है क्योंकि इसके अंतर्गत ही व्यक्ति का सर्वाधिक बौद्धिक, नैतिक एवं गुण प्रधान विकास संभव है। प्रतिनिधि शासन अपनी निम्नलिखित विशेषताओं के कारण ही व्यक्ति के ऐसे विकास में सहायक होता है। राज्य की प्रभुत्व शक्ति संपूर्ण समाज में निवास करती है। नागरिक सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते हैं। उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होता है और उनका अपना स्वाभिमान सुरक्षित रहता है। दूसरा है अनुभव आधारित ज्ञान का महत्व। मिल के अनुसार अनुभव आधारित राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था केवल प्रतिनिधि शासन में ही उपलब्ध होती है। इससे ही नागरिक को उचित आत्मनिर्णय का गुण मिलता है जो मानवीय नैतिकता के अनुरूप है। यह संभव है कि प्रारंभ में व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है, किंतु जैसे जैसे उसके राजनीतिक अनुभव में वृद्धि होती है, उसके राजनीतिक निर्णय भी अधिक परिपक्व होने लगते हैं। तीसरा है व्यक्ति स्वयं ही अपने हितों का रक्षक होता है। मिल के अनुसार व्यक्ति ही अपने हितों को सर्वोत्तम प्रकार से जानता है। अतः उसके हितों की रक्षा के लिए जरूरी है कि उसे शासन में भाग लेने का भी अधिकार हो, तभी उसके हितों की रक्षा हो सकती है। प्रतिनिधि शासन की व्यवस्था में नागरिक अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करने में सफल होते हैं। चौथा है राज्य एवं शासन के हित में। राज्य एवं शासन का एक प्रमुख उद्देश्य
यह माना जाता है कि वे नागरिकों की भौतिक समृद्धि तथा कल्याण के लिए कार्य करें। इस उद्देश्य को प्रतिनिधि लोकतंत्र के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकों के सक्रिय व ऐच्छिक सहयोग की उपेक्षा करते हुए एक छोटा व श्रेष्ठ शासक वर्ग शक्ति द्वारा भौतिक समृद्धि व कल्याण की प्राप्ति में सफल हो सकता है, किंतु इस प्रक्रिया में नागरिक बौद्धिक व राजनीतिक दृष्टि से निष्क्रिय हो जाएंगे और इससे अंत में स्वयं राज्य की ही हानि होगी। मिल का मत है कि किसी राज्य का मूल्य अंततः उन व्यक्तियों पर निर्भर करता है जो उसका निर्माण करते हैं। इस प्रकार मिल मानता है कि प्रतिनिधि शासन ही वह व्यवस्था है जिसमें नागरिक सार्वजनिक जीवन में भाग लेकर अपने गुणों में वृद्धि करते हैं और ऐसे नागरिकों से ही राज्य की वास्तविक शक्ति बनती है, राज्य की उन्नति होती है और उसे आदर्श रूप मिलता है। अगला है व्यक्ति व समाज के हितों में समन्वय संभव। मिल सामाजिक हित के साथ व्यक्ति के हित को भी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता है। वह व्यक्ति के मूल्य पर समाज का हित नहीं चाहता। मिल का मत है कि प्रतिनिधि शासन में व्यक्ति व समाज दोनों के हितों में समन्वय स्थापित होता है। नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि नागरिकों के व्यक्तिगत हितों तथा राष्ट्र हितों में तालमेल स्थापित करने का कार्य करते हैं। मिल ने ऐसे व्यक्तिवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र की धारणा स्वीकारी है जो सामाजिक हितों की रक्षा तो करता है किंतु व्यक्ति की स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं। अगला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उचित विकल्प है प्रतिनिधि शासन। मिल सिद्धांत रूप में सर्वोत्तम शासन प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मानता है जिसमें नागरिक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुसत्ता का उपयोग करते हैं, किंतु उसका मत है कि आधुनिक राज्य आकार व जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक बड़े हैं और समाज की रचना भी जटिल है, अतः व्यवहार में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता। उसका निष्कर्ष है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को एक उचित विकल्प के रूप में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया जाना चाहिए। मिल के अनुसार प्रतिनिधि लोकतंत्र में निम्नलिखित 3 लक्षण पाए जाते हैं। पहला, संपूर्ण नागरिकों या उसके एक बड़े भाग द्वारा समय समय पर अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचित किया जाना। दूसरा, इन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन का संचालन किया जाना। तीसरा, इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की सत्ता पर इन नागरिकों का नियंत्रण होना। अब है प्रतिनिधि शासन के दोष। मिल ने प्रतिनिधि शासन के दोषों के निवारण के लिए कुछ दोष बताए हैं। पहला है व्यवस्थापिका की दलीय पद्धति के दोष। व्यवस्थापिका की रचना दलीय आधार पर होने के कारण व्यवस्थापिका परस्पर 2 विरोधी भागों में बढ़ जाती है। व्यवस्थापिका का बहुमत प्राप्त दल उसके अल्पमत प्राप्त दल की उपेक्षा करता है। दूसरा, प्रतिनिधियों का अयोग्य होना। जनप्रतिनिधि सामान्य ज्ञान तो रखते हैं किंतु उनमें विधि निर्माण तथा प्रशासन के संचालन की विशिष्ट योग्यता नहीं होती है। तीसरा, निर्वाचन प्रणाली दोषपूर्ण। निर्वाचन प्रणाली में 2 गंभीर दोष पाए जाते हैं। पहला, निर्वाचन में अनेक उम्मीदवार खड़े होते हैं, अतः जनता के मत
उनमें इस प्रकार बढ़ जाते हैं कि जनता का स्पष्ट बहुमत बहुमत प्राप्त नहीं होने पर भी किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अर्थात जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत मिलते हैं वह विजयी घोषित किया जाता है, चाहे उसे जनता का बहुमत प्राप्त नहीं है, लेकिन सबसे अधिक वोट मिलते हैं तो वो जीत जाता है। दूसरा है, जनता के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन नहीं हो पाता है, अतः व्यवस्थापिका में राष्ट्र के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है। ये निर्वाचन प्रणाली के दोष में, अर्थात क्योंकि सभी वर्गों को प्रतिनिधि शासन में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। अगला है मताधिकार संबंधी दोष। शिक्षित व अशिक्षित तथा धनी व निर्धन श्रेणी के सभी मतदाताओं के मत का समान मूल्य होता है, जो अनुचित है। पांचवा है स्त्री मताधिकार का निषेध। मिल के समय में स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था, वह लिंग पर आधारित इस असमानता को अनुचित मानता था। अगला गुप्त मतदान प्रणाली। मिल गुप्त मतदान की प्रणाली को निजी हितों को शक्तिशाली बनाने वाला मानता है, अतः इसको अनुचित बताता है। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे कि हमने बेंथम पढ़ा था, जहाँ बेंथम गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन करते हैं, वहाँ उनके शिष्य मिल गुप्त मतदान प्रणाली को अनुचित मानते हैं। वहीं बेंथम स्त्री को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, वहाँ मिल स्त्री को मताधिकार देने के पक्ष में थे। इस प्रकार मिल द्वारा ये प्रतिनिधि शासन के दोष बताए गए हैं। प्रतिनिधि शासन के दोषों के अंत हेतु सुझाव। पहला, प्रतिनिधि सभा के सीमित कार्य। मिल का मत है कि उचित कानूनों के निर्माण तथा कुशल प्रशासन के संचालन के लिए विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता है, किंतु जनप्रतिनिधियों में ऐसी योग्यता का अभाव होता है। अतः मिल का कथन है कि प्रतिनिधि सभा को इन कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं करना चाहिए, उसे इन कार्यों की केवल देखरेख व समीक्षा करनी चाहिए। प्रतिनिधि सभा संपूर्ण राष्ट्र की महासभा होती है और उसे मतदाताओं की इच्छाओं व समस्याओं को प्रकट करना चाहिए और उन पर राष्ट्रीय दृष्टि से विचार विमर्श करना चाहिए। दूसरा है कानून निर्माण संबंधी सुझाव। कानून निर्माण का कार्य विधि विशेषज्ञों के एक छोटे आयोग द्वारा किया जाना चाहिए तथा इस आयोग की नियुक्ति प्रतिनिधि सभा द्वारा की जानी चाहिए। जनप्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधि सभा को इस आयोग के कार्यों की देखरेख व समीक्षा करनी चाहिए। तीसरा है प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित सुझाव। मिल के अनुसार प्रतिनिधि शासन की सफलता के लिए जरूरी है कि प्रशासन में योग्य व प्रतिभाशाली अधिकारियों की नियुक्ति हो। प्रशासन में अधिकारियों की नियुक्ति एक स्वतंत्र आयोग द्वारा परीक्षा प्रणाली द्वारा की जानी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी अपने पद एवं सत्ता का दुरुपयोग नहीं करें, इस उद्देश्य से प्रतिनिधि सभा को उनके कार्य की समीक्षा करनी चाहिए। उसे अयोग्य व भ्रष्ट अधिकारियों को पद से हटाना और उनके स्थान पर नए अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए। अगला है प्रतिनिधियों संबंधी सुझाव। मिल कहता है प्रतिनिधि सुशिक्षित हों, उन्हें राजनीति का ज्ञान हो, वे विधि के महत्व से परिचित हों, उनका दृष्टिकोण व्यापक हो,
और उनमें स्वार्थपूर्ण व संकुचित दृष्टिकोण से ऊपर उठकर अपना मत व्यक्त करने का नैतिक साहस हो। मिल स्वतंत्र व निर्दलीय सदस्यों के निर्वाचन का समर्थक है। अगला है निर्वाचन प्रणाली में सुधार के सुझाव। मिल के अनुसार प्रतिनिधि शासन का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें बहुमत द्वारा अल्पमत के दमन का भय हमेशा बना रहता है। यह दोष स्वयं लोकतंत्र की इस आधारभूत मान्यता के विरुद्ध है कि सभी व्यक्ति समान हैं। प्रतिनिधि शासन का यह दोष उसकी प्रचलित निर्वाचन प्रणाली से उत्पन्न होता है, जिसमें चुनाव बहुमत के आधार पर जीता जाता है। इस निर्वाचन प्रणाली के कारण प्रतिनिधि सभा में अल्पमत को कोई स्थान प्राप्त नहीं होता है और इस सभा में उनके हितों की उपेक्षा होती है। इस स्थिति में प्रतिनिधि सभा जो निर्णय लेती है वे बहुमत के ही अनुरूप होते हैं और लोकतंत्र के नाम पर उन्हें अल्पमत पर थोप दिया जाता है। इस प्रकार प्रतिनिधि शासन बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के रूप में बदल जाता है। मिल सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए ये चाहता है कि प्रतिनिधित्व की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाए, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी भी मतदाता का मत खराब नहीं होता और उसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अगला है खुले मतदान की प्रणाली का समर्थन। मिल ने गुप्त मतदान प्रणाली का विरोध किया है और उसका मत है कि इस प्रणाली के कारण मतदाता अपने स्वार्थ के अनुसार मतदान करने के लिए स्वतंत्र रहता है, अतः यह अनुचित प्रणाली है। वह मतदान को एक लोकतांत्रिक दायित्व मानता है और खुले मतदान प्रणाली का समर्थन करता है। उसका मत है कि मतदाता में इतना नैतिक साहस होना ही चाहिए कि वे धमकी अथवा रिश्वत का विरोध करते हुए अपने मतदान का खुले रूप में प्रयोग करने में समर्थ हो। अब मताधिकार अगला है मताधिकार संबंधी सुझाव। इसमें वह है मताधिकार के संबंध में कुछ सुझाव देता है, जिसमें सबसे पहले देता है कि शिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार। मिल का मत है कि केवल ऐसे व्यक्तियों को ही मताधिकार प्राप्त होना चाहिए जो पढ़ना व लिखना जानते हो और जिन्हें गणित का भी थोड़ा ज्ञान हो। मिल मूलतः वयस्क मताधिकार का समर्थक है, अतः उसका सुझाव है कि राज्य को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि भविष्य में अधिक से अधिक व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त हो। दूसरा, करदाता को मताधिकार। मिल का मत है कि करदाता में कर नहीं देने वाले व्यक्तियों मिल का मत है कि करदाता में कर नहीं देने वाले व्यक्तियों की तुलना में सार्वजनिक हित एवं कार्यों के प्रति अधिक उत्तरदायित्व की भावना होती है, अतः राज्य में कर देने वाले व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। मिल का मत है कि राज्य को कर की राशि बहुत सीमित रखनी चाहिए ताकि सामान्यतः निर्धन माने जाने वाले लोग भी कर दे सकें और मताधिकार प्राप्त कर सकें। अगला, महिला मताधिकार का समर्थन। मिल स्त्रियों को भी पुरुषों के समान मताधिकार देने का समर्थक है और लिंग भेद के आधार पर मताधिकार को सीमित करने का पक्षधर नहीं है। अगला है गुणात्मक मताधिकार का समर्थन। मिल का मत है कि मतदाताओं में बुद्धि, शिक्षा तथा गुण का पर्याप्त अंतर होता है, अतः सभी मतदाताओं के मतों का सामान्य मूल्य नहीं होना चाहिए। जिन मतदाताओं में ये योग्यताएं सीमित मात्रा में पाई जाती हैं, उनमें से प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत प्राप्त होना चाहिए, किंतु जिन मतदाताओं में उपरोक्त योग्यताएं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, उनमें से प्रत्येक मतदाता को एक से अधिक मत डालने का अधिकार होना चाहिए। इसे मिल गुणात्मक मतदान की प्रणाली कहता है। अब है मिल के प्रतिनिधि शासन की आलोचना।
जिनमें सबसे पहला है कि प्रतिनिधियों की योग्यता पर अनुचित बल। मिल का यह मत उचित नहीं उचित यह मत उचित है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को योग्य होना चाहिए, किंतु उसने प्रतिनिधियों की जो शैक्षणिक योग्यताएं बताई हैं वे अत्यंत ऊंची श्रेणी की हैं। दूसरा, प्रतिनिधियों के भत्तों का औचित्य। सिद्धांत रूप में मिल का यह मत उचित हो सकता है कि जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य है और प्रतिनिधियों को प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में आर्थिक भत्ते नहीं लेने चाहिए, किंतु व्यवहार में यह व्यवस्था उचित नहीं मानी गई है। मताधिकार संबंधी योग्यताओं की आलोचना। शिक्षा एवं कर, संपत्ति की शर्तें अनुचित हैं। गुणात्मक मतदान की व्यवस्था के कारण भी प्रतिनिधि सदन की सही मायने में जनतंत्रीय सदन नहीं बनेगा, अपितु वह शिक्षित वर्ग व कुलीन तंत्र का सदन बन जाएगा। खुली मतदान प्रणाली अनुचित। मिल ने लोकतांत्रिक नैतिकता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर खुली मतदान प्रणाली का समर्थन किया है, किंतु व्यवहार में इस प्रणाली का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। ये आलोचनाओं के बाद आधुनिक युग में उनके विचारों की उपयोगिता का अध्ययन करते हैं कि आधुनिक युग के प्रसंग में मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों का सीमित महत्व है। मिल की दृष्टि से देखें तो आधुनिक लोकतंत्र को अति लोकतंत्र भी कहा जा सकता है। आज सभी जगह लोकतंत्र का आधार वयस्क मताधिकार को स्वीकारा गया है और अधिकांश देशों में 18 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों को मताधिकार दिया गया है। आधुनिक लोकतंत्र दलीय आधार पर कार्य करता है और निर्दलीय व स्वतंत्र सदस्यों की संख्या व स्थिति आज नगण्य हो गई है। इसके अलावा आधुनिक लोकतंत्र में दबाव समूहों की विशिष्ट भूमिका है। मिल के लोकतंत्र के उपरोक्त सभी लक्षणों को मिल लोकतंत्र के उपरोक्त सभी लक्षणों को पसंद नहीं करता था, किंतु आधुनिक लोकतंत्र की यही विशेषताएं हैं। मिल ने प्रतिनिधि शासन के कुशल संचालन के लिए प्रतिनिधियों व मतदाताओं की जिन योग्यताओं पर बल दिया है, उन्हें आधुनिक लोकतंत्र अनुचित व प्रतिक्रियावादी मानेंगे, क्योंकि ये सुझाव लोकतंत्र में साधारण नागरिक की भूमिका को सीमित करते हैं। ये इस प्रकार ये प्रतिनिधि शासन पर मिल के विचार थे जिनका अध्ययन हमने किया। धन्यवाद।